हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अभियान आईएएस एकेडमी। एंड मैं हूं आपका साइकोलॉजी के फैकल्टी देवोलीना चौधरी और ये चल रहा है हमारे यूजीसी नेट के लेक्चर सीरीज। तो आज के क्लास में हम शुरू करेंगे और एक पर्सनालिटी थ्योरी से। ऑलरेडी पिछले वीडियोस में अगर आप देखोगे तो पर्सनालिटी थ्योरी के अंदर हमने साइकोडायनामिक थ्योरी है दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड, वो हमने कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो आज का जो थ्योरी है दैट इज बेसिकली दैट अप्रोच टुवर्ड्स पर्सनालिटी इज नोन एज बेसिकली द ट्रेट अप्रोच। ठीक है, तो अभी ये ट्रेट क्या है? जब मैंने पिछले वीडियोस में भी पर्सनालिटी के डेफिनेशन बताए थे कि पर्सनालिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज बेसिकली जब भी हम किसी इंसान को, किसी इंडिविजुअल को हम डिफाइन करते हैं तो इट इज बेसिकली द टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, द यूनिक क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर, देयर इमोशंस, देयर थॉट प्रोसेस। सो जो डिफरेंट सिचुएशन में भी और डिफरेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी जो कंपैरेटिवली स्टेबल रहता है। जो केयरिंग नेचर का है वो हर टाइम थोड़ा केयरिंग है, जो इम्पल्सिव वाला है वो हर टाइम थोड़ा मतलब डिफरेंट सिचुएशन में उसका इम्पल्सिविटी नजर आता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेट, जो दैट डिफाइंस आवर पर्सनालिटी। सो ट्रेट को अगर हम एकदम डेफिनेशन के वाइज देखें तो ट्रेट इज बेसिकली कंपैरेटिवली known as a relatively stable characteristics, okay, that defines an individual and that makes an individual to behave in a certain manner in different situation over a period of time. ठीक है, so that is trait. अब ये ट्रेट कहाँ से आया वो हम थोड़ा जानेंगे, लेकिन ट्रेट थ्योरीज जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे आइजेंक की जो थ्योरी है, गॉर्डन ऑलपोर्ट की जो थ्योरी है, आइजेंक के डायमेंशन वाला थ्योरी आज हम कवर करेंगे, और 16PF थ्योरी, पर्सनालिटी फैक्टर्स थ्योरी दैट वाज गिवन बाय कैटल, एंड फिर द बिग 5 थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी जहाँ पे 5 इम्पॉर्टेंट ट्रेट्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं हम आइजेंक के पर्सनालिटी थ्योरी से, जिसको आइजेंक के डायमेंशन थ्योरीज ऑफ डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी भी बोला जाता है। तो इसमें हम जो जानेंगे कि आइजेंक इज बेसिकली वो जर्मन में एक फिजिसिस्ट था, तो एंड ही केम टू लंदन। ओके, वहाँ पे वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। तो उस टाइम पे उसने कुछ क्वेश्चनियर डेवलप किया, कुछ क्वेश्चंस डेवलप किया रिगार्डिंग बिहेवियर, और वो सारे जो क्वेश्चंस है उसने ऑलमोस्ट 700 सोल्जर्स के ऊपर वो सारे क्वेश्चंस अप्लाई किए। तो वो सारे जब क्वेश्चंस अप्लाई किए, दोस क्वेश्चंस वर मेनली रिलेटेड टू बिहेवियर। ठीक है, तो उसको पता चला कि ये जो डिफरेंट सोल्जर्स ने जो आंसर दिया है उस आंसर में से एक पैटर्न आ रहा है, मतलब एक लिंक निकाल सकते हैं। तो वही है द चीज, द कॉमन थिंग, मतलब दैट इज डिफाइनिंग अ ट्रेट। ठीक है, इसको अगर थोड़ा हम और एग्जाम्पल के साथ देखें कि बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक बंदा है जो दूसरों के साथ बहुत मतलब जोक्स करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हम ले लें तो वही बंदा अगर देखा जाए कि उसका हैबिट ही है, ये मैंने पहले सिचुएशन वाला बोल लिया कि सिचुएशन में वो दूसरों के साथ जोक्स करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अब अगर थोड़ा और देखें, डिफरेंट सिचुएशन को अगर जोड़ के हम देखें तो देखा जाएगा कि ये बंदा थोड़ा वो है, मतलब एंटरटेनिंग पर्सनालिटी है, क्योंकि दूसरों को एंटरटेनिंग करता रहता है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इसका हैबिचुअल रिस्पॉन्स है। ठीक है, और ये हैबिचुअल रिस्पॉन्स जो है वो अगर डिफरेंट सिचुएशन में कैसा उसका हैबिचुअल रिस्पॉन्स रहता है, इसको अगर हम एक साथ जोड़े तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये बंदा सोशिएबल है। तो ये सोशिएबल बन गया, उसका जो बेसिक बिहेवियर है एट डिफरेंट टाइम, एट डिफरेंट सिचुएशन, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो बंदा है वो सोशिएबल है, और ये सोशिएबल हो जाता है उसका ट्रेट। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो मैंने कहा कि आइजेंक ने 700 सोल्जर्स के ऊपर वो उन्होंने जो क्वेश्चंस बनाए थे
वो अप्लाई किए थे और उससे उसको थोड़ा पैटर्न नजर में आया। वो पैटर्न को उन्होंने ट्रेट कहा, ठीक है। वो पैटर्न से उसने ट्रेट निकाला और ट्रेट से उसने डायमेंशन बनाया। तो पहले एट द फर्स्ट टाइम ही बेसिकली मेंशन्ड अबाउट 2 डायमेंशन। तो वो क्या था? एक था न्यूरोटिसिज्म, एक था न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी, और एक था इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन। अच्छा, before explaining this dimension, one more thing I just want to mention, that is Eysenck also told that our behavior, our personality, that is mostly influenced by our genetics, ठीक है। तो जेनेटिक्स जो होते हैं, वी आर ऑलरेडी बॉर्न विथ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो वो जेनेटिक्स जो है वो नर्वस सिस्टम कैसा होगा एक इंडिविजुअल के अंदर, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो और जिसका जैसा नर्वस सिस्टम होगा वो उसके हिसाब से अपने एनवायरनमेंट के साथ रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्स करेगा या अडेप्ट करेगा, ठीक है। So that is the thing he said, that obviously the social, the situational, the environmental factors, that also plays some role, but the main role is being played by the genetics, okay। So मानो कि अगर 25% role is played by the social and situational factors, then 75% are played by this genetic factors, okay। So सिमिलरली ये जो इंट्रोवर्शन और एक्स्ट्रावर्शन उन्होंने कहा कि दिस इज 1 डायमेंशन। इनिशियली वो जो उन्होंने सोल्जर्स के ऊपर अप्लाई किया उसके हिसाब से उनको जो अंदाजा लगा, तो उसको ये जो बिहेवियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुछ बिहेवियर मिले, उस बिहेवियर को जोड़ के फिर उन्होंने एक मेथड अप्लाई किया, उसको बोलते हैं फैक्टर एनालिसिस। तो ये मेथड अप्लाई करके फाइनली ही एक्सट्रैक्टेड सम डायमेंशंस। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बोले बहुत सारे इंडिविजुअल बिहेवियर्स जो है सिचुएशन में, वो जोड़ के बनता है अच्छा, इसको अगर हम हायरार्किकल वे से देखें तो पहले ऐसा आता है सिचुएशनल रिस्पॉन्स, कि डिफरेंट सिचुएशन में बंदा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो वो सिचुएशनल रिस्पॉन्स जोड़ के डिफरेंट सिचुएशन में बंदा कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है उसको जोड़ के यू कैन गेट एन आइडिया के हाउ व्हाट इज द हैबिट ऑफ दैट पर्सन। सो उसको हम कहेंगे हैबिचुअल रिस्पॉन्स। अब डिफरेंट जो हैबिचुअल रिस्पॉन्स है उसको जोड़ के हम कह सकते हैं कि अ पर्सन इज ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस जो है उसको जोड़ के हमको पता चलता है ट्रेट्स के बारे में, और जो डिफरेंट ट्रेट्स है उसको जोड़ के हमको मिलता है, मतलब डिफरेंट ट्रेट्स को हम कोई डायमेंशन के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा फील्ड था, वहां से लेके एक्सट्रैक्ट करते करते छोटा होते होते रिड्यूस करते करते फाइनली ये डायमेंशन निकाला है आइजेंक ने। सो ये डायमेंशन कैसे निकाला है? बाय अप्लाइंग दिस मेथड ऑफ फैक्टर एनालिसिस के सिचुएशनल रिस्पॉन्स से लेके, मतलब सिचुएशनल रिस्पॉन्स मतलब बहुत सारे बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में, उसको ऑब्जर्व करके फिर हैबिट क्या है, डिफरेंट हैबिट्स जो है उसको समझते हैं, फिर डिफरेंट हैबिट से ट्रेट समझते हैं, फिर 3-4 ट्रेट्स को एक डायमेंशन के अंदर क्लब करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो अब ये न्यूरोटिसिज्म क्या है? न्यूरोटिसिज्म इज समथिंग, इट इज ऑल अबाउट द इमोशनल इमोशनल रिएक्टिविटी और इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये इसको अगर हम देखें, अच्छा पहले हम इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन इज समथिंग दैट आइजेंक टोल्ड दैट हाउ द नर्वस सिस्टम इज how much the nervous system is aroused
डिपेंडिंग ऑन दैट अ पर्सन विल बी आइदर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और समवेयर बिटवीन द लाइन। ओके, सो मतलब ये जो डायमेंशन है एकदम एक, अगर हम पहले ये वाला हॉराइजॉन्टल वाला डायमेंशन देखें, एकदम एक एक्सट्रीम एंड में है एक्सट्रावर्शन और एक एक्सट्रीम एंड में है इंट्रोवर्शन। ठीक है, तो एक्सट्रीम जो होते हैं जनरली आइजैक ने कहा कि एक्सट्रीम कोई नहीं, जनरली कम ही होते हैं या उतना रेयर होता है एक्सट्रीम इंडिविजुअल को पाना। जनरली वो ये जो लाइन है इसके बीच कहीं पे लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रावर्शन की क्वालिटीज क्या है? जो बहुत इम्पल्सिव है, जो बहुत आउटगोइंग है, जो बहुत टॉकेटिव है। दिस आर द बेसिक। जो एग्रेसिव होते हैं वो बहुत रिस्क टेकिंग बिहेवियर होते हैं। दैट इज एक्सट्रावर्शन के जो डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं। एक्सट्रावर्शन अगर डायमेंशन मान ले तो ये सारा ट्रेट्स हो गया। और इंट्रोवर्शन के क्या होते हैं? वो थोड़ा ज्यादा सोशिएबल वो नहीं होते हैं, थोड़ा लाउड, वो काम रहते हैं, वो अपने आप में टाइम बिताना पसंद करते हैं और पीसफुल रहते हैं। सो दिस आर द ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन जिसका पर्सनालिटी डायमेंशन इंट्रोवर्शन की तरफ है। ठीक है, और ये जो नर्वस सिस्टम के, मैं अराउजल के बारे में बात कर रही थी, तो आइजैक ने कहा कि जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं उसका नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा अराउज नहीं रहते हैं, कम अराउज रहते हैं। ओके, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन द डाउनवर्ड एरो कि कम अराउज रहते हैं। दैट इज व्हाई दे सीक स्टिमुलेशन फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जिसका अगर अंदर जो उसका नर्वस सिस्टम है वो अगर पहले से ही अराउज्ड रहेगा, उसके अंदर इनफ स्टिमुलेशन रहेगा, तो उसको बाहर से स्टिमुलेशन की कोई जरूरत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आइजैक ने कहा कि यहाँ का जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उसका जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो ज्यादा अराउज नहीं रहते, इसीलिए उस जो कमियां रहते हैं उसको मेकअप करने के लिए वो बाहर से स्टिमुलेशन ढूंढते हैं, इसीलिए वो ज्यादा आउटगोइंग होते हैं। ठीक है, द ऑपोजिट इज ट्रू फॉर द इंट्रोवर्ट्स कि वहाँ उन लोगों का जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो बहुत अराउज रहते हैं, कि वो खुद से इतना अराउज रहते हैं कि उसको बाहर से कोई स्टिमुलेशन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द न्यूरोटिसिज्म एंड स्टेबिलिटी डायमेंशन। मतलब दिस वर्टिकल डायमेंशन, उसके एक एंड में है न्यूरोटिसिज्म और एक एंड में है स्टेबिलिटी। दिस इज ऑल अबाउट द इमोशनल रिएक्टिवनेस। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू आइजैक दिस वाज डिटरमाइंड बाय the reactivity of the sympathetic nervous system। तो ये जो vertical dimension है neuroticism stability, this is all about the sympathetic nervous system SNS, इसका कितना reactivity होगा, ठीक है, उसके ऊपर। तो जो न्यूरोटिसिज्म होते हैं उसका क्या ट्रेट्स होते हैं ये डायमेंशन में, कि वो लोग बहुत बहुत स्ट्रेस एकदम टॉलरेट नहीं कर पाते। जितना नेगेटिव इमोशंस होते हैं जैसे एंगर, फियर, वरी, ये सब वो ज्यादा करके एक्सपीरियंस करते हैं। ऑन द अदर साइड जो स्टेबल पीपल होते हैं उसका स्ट्रेस टॉलरेंस ज्यादा होते हैं। कोई अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो उसको वो कामली हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस आर द ट्रेट्स अंडर दिस डायमेंशन। सो स्टेबिलिटी जिनमें है उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिएक्टिव कम होता है। ठीक है, और जो न्यूरोटिसिज्म है, मतलब जो ज्यादा न्यूरोटिसिज्म के वोर है उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा रिएक्टिव रहता है, इसीलिए वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, एज यू ऑलरेडी नो कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी, मतलब इंपॉर्टेंस इज वेरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका बहुत रिएक्टिव रहते हैं जो न्यूरोटिक होते हैं। अब ये न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी ये डायमेंशन के लिए भी उन्होंने कहा कि पर्सन हैविंग complete neuroticism or complete stability is rare to exist। और जो होते हैं जनरली ये जो डायमेंशन है इसके बीच कहीं पे रहते हैं, कि थोड़ा बहुत न्यूरोटिसिज्म का कुछ ट्रेट्स रहते हैं, थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी का कुछ ट्रेट्स रहते हैं। तो अगर हम इसको ये दो डायमेंशन मिला के उन्होंने पर्सनालिटी का एक पिक्चर दिया कि जनरली ये दो डायमेंशन न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी और इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन, ये दोनों डायमेंशन के कई बीच में
कोई लाई करता है, कोई इंडिविजुअल। जैसे कि अगर हम ये वाला पिक्चर देख ले कि जो मतलब थोड़ा जिसका ट्रेट न्यूरोटिसिज्म की तरफ भी है और इंट्रोवर्ट की तरफ भी है, उसको वो कैसे होगा, वो एंशियस होगा, रिजिड होगा, क्वाइट होगा, रिजर्व्ड होगा और मूडी होगा, ठीक है। और जो इंट्रोवर्ट है लेकिन जिसका दूसरा ये वाला डायमेंशन थोड़ा स्टेबिलिटी के तरफ है, वो पीसफुल होगा, थॉटफुल होगा, रिलायबल होगा, काम होगा। सिमिलरली जो एक्सट्रावर्ट है, लेकिन एक्सट्रावर्ट और न्यूरोटिक न्यूरोटिसिज्म ये दोनों डायमेंशन के तरफ जो हाई है, तो वो एग्रेसिव होगा, एक्साइटेबल होगा, रेस्टलेस होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, इम्पल्सिव होगा, एक्सेट्रा, ये सब उसका ट्रेट होगा। और जो एक्सट्रावर्शन एंड स्टेबिलिटी की तरफ है, वो आउटगोइंग, सोशिएबल, केयरफ्री, टॉकेटिव, ये सब उसका ट्रेट्स होगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू अनदर डायमेंशन, ये था उसका पहला वाला वर्क। और ये पहला वाला वर्क जो है, ये डायमेंशन को समझने के लिए उसने एक इन्वेंटरी भी दिया था, मतलब जहाँ पे क्वेश्चंस रहता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से वो ये डायमेंशन एक इंडिविजुअल ये डायमेंशन में कहाँ लाई कर रहा है, ये समझ में आता है। तो उसका उन्होंने नाम दिया था आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। क्या नाम दिया था? आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि और एक डायमेंशन जो उन्होंने अपने ये काम करने के बाद में, वो जब अपना काम करता रहा, फिर एक मॉडिफिकेशन उसने अपने काम पे लाया, व्हाइल ही वाज कोलैबोरेटिंग विथ हिज वाइफ। तो और एक डायमेंशन का जन्म हुआ, जिसको यू कैन से साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशिएबिलिटी, ठीक है। तो फॉर दिस थिंग उन्होंने कहा कि दिस डायमेंशन इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन। पहले ही मैंने कहा था कि आइजेंक ने कहा है कि जो साइकोलॉजी, जो हमारे पर्सनालिटी होते हैं, वो दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर जेनेटिक्स, ठीक है। तो डिफरेंट डायमेंशन के लिए ये आपको याद रखना है, ये बहुत क्वेश्चन में आता है। जैसे ये न्यूरोटिसिज्म स्टेबिलिटी है, ये डायमेंशन के लिए उन्होंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे नर्वस सिस्टम के पोर्शन है, उसके बारे में बात करी है। ये जो इंट्रोवर्शन एक्सट्रोवर्शन है, ये डायमेंशन के लिए हमारे टोटल नर्वस सिस्टम के अराउजल के बारे में उन्होंने बात किया है। एंड ये जो हमारे जो थर्ड वाला डायमेंशन जो उन्होंने बाद में इंट्रोड्यूस किया, साइकोटिसिज्म एंड सोशिएबिलिटी, इसके लिए उन्होंने टेस्टोस्टेरॉन लेवल कितना होता है एक इंडिविजुअल के अंदर, उसको उसको एज ए रीजन बताया गया कि टेस्टोस्टेरॉन के अगर लेवल ज्यादा होता है तो साइकोटिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रेड्स होते हैं, वो ज्यादा नजर में आता है। अगर वो टेस्टोस्टेरॉन के लेवल नॉर्मल या थोड़ा कम रहता है तो बंदा सोशिएबिलिटी की तरफ उसका ट्रेड्स ज्यादा नजर में आता है। तो साइकोटिज्म अगर जो डायमेंशन है उसके तरफ अगर ट्रेड्स ज्यादा है तो क्या क्या देखा जाता है कि जैसे वो थोड़ा क्रूएल होता है, थोड़ा एम्पैथी नहीं रहता है उसके अंदर, एग्रेसिव होता है, थोड़ा इमोशंस के कोई समझ नहीं होता है, मतलब इमोशन वो उतना एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं, नम्ब रहते हैं। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये ज्यादातर देखा जाता है जो who is more towards this dimension of psychoticism। और उसके दूसरे साइड में you can understand who can show empathy, who are not cruel in their behavior, show compassion, okay, वो सब ये डायमेंशन के तरफ होते हैं। So this is the third dimension। और ये थर्ड डायमेंशन जब आया तो उसका पहला वाला जो इन्वेंटरी था, जैसे आइजेंक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, सो दैट वाज नो मोर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस थ्री डायमेंशन, बिकॉज बाद में उन्होंने ये वाला डायमेंशन इंट्रोड्यूस किया। तो तब उन्होंने और एक मॉडिफाई करके ईपीआई को और एक उन्होंने क्वेश्चनियर बनाया, उसका नाम उन्होंने दिया आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर। आइजेंक
तो इसको EPQ भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, पर्सनालिटी क्वेश्चनियर। So these are the important concepts related to the Eysenck theory of personality, or what are the different biological factors that is influencing these three different dimensions, that also I have mentioned. Now the one more thing that I have mentioned earlier, that also you have to remember, which is important, that the hierarchical model of पर्सनालिटी के कैसे वो होते हैं, कि जैसे मैंने कहा कि एकदम नीचे रहता है, हायरार्की मतलब नीचे से लेके ऊपर तक या ऊपर से लेके नीचे तक डिफरेंट हैबिचुअल रिस्पॉन्स रहते हैं। सो वो हैबिचुअल रिस्पॉन्स, सिचुएशनल रिस्पॉन्स एक बंदे का 100 है, ठीक है, और उससे हम हैबिचुअल रिस्पॉन्स निकल के स्टडी करके एक्सट्रैक्ट करके ले आते हैं 50। 100 सिचुएशनल रिस्पॉन्स से 50 हैबिचुअल रिस्पॉन्स निकल के आते हैं, फिर वो 50 से 25 ट्रेट्स निकल के आते हैं, ठीक है, मतलब रिड्यूस होते होते जा रहे हैं, फिर वो 25 ट्रेट्स मिला के एक डायमेंशन होते हैं, ठीक है। सो दिस इज लाइक इट हैपेंस, एंड फॉर दैट द मेथड दे यूज to extract from varieties of behavior to one dimension, they use the method of factor analysis. Okay, so this is our theory about this Eysenck personality theory, and next class में हम trait theory related और कुछ theory जानेंगे, ट्रेट अप्रोच रिलेटेड और कुछ थ्योरी जानेंगे। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत होता है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। एंड ये जो यूट्यूब के चैनल है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।